लीजिए, मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो हरिहंताड़ं, नमो सिद्धा, नमो आयर्याडं, नमो उवज्झायाडं, नमो लोये सव्यसाहूरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए प्रारंभ करते हैं। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म। क्या है जैन तत्व, जैन दर्शन में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो शब्दों का अर्थ क्या है, वो शब्दावली क्या है, वो सिद्धांत क्या है, इन सब की परिभाषाएं, इन सब तत्वों को समझने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आइए उन सब तत्वों को समझना, उन सब परिभाषाओं को समझना प्रारंभ करते हैं। अभी तक की चर्चा अगर देखी जाए तो हमारी चर्चा पूरे हाफ सेंचुरी तरीके से 51 प्रश्नों की चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। 51 प्रश्न में बहुत सारा मैटर आया, लेकिन बहुत सारा मैटर आने के बावजूद भी अभी बहुत मैटर बचा हुआ है। टोटल इसमें 164 प्रश्न है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, और अभी हमारे 51 प्रश्न हो चुके हैं। थोड़े टाइम में वो प्रश्न भी हम पूरे देख लेंगे। पूरी चर्चा को देखें तो हम 6 द्रव्यों पे चर्चा चलती है। उन 6 द्रव्यों में से हमारी चर्चा अभी तक जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, उसके बाद धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इन छयों हेलो हाँ जी, क्या बात कर रहे थे? किसी का माइक खुला हुआ था इसलिए वो माइक बंद कर रहा था। हमारी चर्चा कुल मिला के 6 द्रव्यों पे एक तरीके से पूर्ण हो चुकी है कि 6 द्रव्य क्या हैं। उसमें वो बार बार किसी का माइक खुल रहा है, आप सब माइक बंद रखिए। आपको माइक बंद करने पे भी आप सबको आवाज आएगी। अरे वो ये चालू है क्या? तिलकमती जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप अपना म्यूट कर लीजिए वो आवाज। बार बार आवाज खुल जाती है तो बाकियों को भी वो आवाज सुनाई देती है। बार बार वो माइक खुल जाता है। तिलकमती जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो हाँ, वहां पे अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है। आप एक बार उसको वापसी बैक जाके आप एक बार और एंटर करके देखिए, शायद एक बार सही हो जाए। उसको एक बार पूरा बैक जाके एक बार फिर से कनेक्ट करने का कोशिश करें तो हो जाएगा। अब चलिए, अब आपका माइक हो गया है। फिर आपका आप एक बार बाहर जाके, इस ऐप जूम ऐप से बाहर जाके एक और बार एंटर कीजिए तो शायद सही हो जाएगा। बात चालू होगा। चलिए फिर से एक बार चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। क्या देख रहे हैं हम? 6
द्रव्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो 6 द्रव्य, जीव, अजीव, धर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इन 6 द्रव्यों पे हमारी चर्चा चल रही है। कल तक की अगर हम चर्चा देखें तो हमने कल की चर्चा में देखा था कि प्रत्येक जीव कितना बड़ा होता है, प्रत्येक जीव का आकार क्या है, सबसे बड़े से बड़ा जीव कितने आकार का हो सकता है। तो उसके संबंध में बताया था कि आज कोई ऐप में प्रॉब्लम जा रही है, बार बार उनका माइक खुद ही खुल जाता है। चलिए चर्चा एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं। हमने कल प्रत्येक जीव कितना बड़ा है ये देखा था, और प्रत्येक जीव कितना बड़ा है हमने इसमें ये देखा था कि प्रत्येक जीव की प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाए तो लोकाकाश के बराबर वाला जीव, जिसका आकार लोकाकाश के बराबर है, वो सबसे बड़ा जीव है। लेकिन जिस जीव की जैसी देह है, मतलब जीव में ऐसी संकोच विस्तार की शक्ति है जिसके कारण वो देह प्रमाण रहता है, ये जाना था। उसके बाद समुद्घात जाना था कि समुद्घात किन्हें होता है। तो समुद्घात किन्हें होता है, तो समुद्घात की परिभाषा जानी थी, समुद्घात कितने प्रकार का होता है ये जाना था। तो कल मैंने बताया था कि 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। मैंने 6 के नाम तो बताए थे, लेकिन एक का नाम मैं बताना भूल गया था। वो एक का नाम है विक्रिया समुद्घात। उस एक समुद्घात का नाम क्या है? उस एक समुद्घात का नाम है विक्रिया समुद्घात। इसमें शरीर आत्मा के प्रदेश बाहर जाते हैं। शरीर का छोटा बड़ा आकार या दूसरा आकार बनाना हो तो इस समुद्घात के माध्यम से ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं। तो ये 7 समुद्घात हो गए थे। फिर हमने देखा था हमारा 50वां प्रश्न, जिससे सारी चर्चा आगे की लिंक्ड है, आगे के 4-5 प्रश्न। तो अस्थिकाय प्रश्न था कि किसे कहते हैं। तो उत्तर दिया था कि बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। अस्थिकाय, 2 शब्द है यहाँ पे, अस्थि प्लस काय। अस्थि और काय। 6 द्रव्यों की अस्थि तो है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 की अस्थि है। क्योंकि हमने अस्तित्व धर्म की परिभाषा, अस्तित्व गुण की परिभाषा पढ़ के आए थे कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, उस द्रव्य में, मतलब जिसमें ऐसी शक्ति है, वो अस्तित्व गुण है। शक्ति का नाम अस्तित्व गुण है। ऐसे कहा जा रहा है अस्थि 6 द्रव्यों में पाई जाती है, लेकिन ये अस्थि काय 6 द्रव्य नहीं होते। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य ही अस्थि काय होते हैं। मतलब अस्थि सब है लेकिन अस्थि काय सब नहीं है। तो अगले ही प्रश्न में पूछा गया था कि कितने द्रव्य अस्थि काय हैं। तो उत्तर आया कि 5 द्रव्य अस्थि काय हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। बचा कौन सा? बचा काल। काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। अब क्यों नहीं है काल द्रव्य अस्थिकाय, और बाकी 5 द्रव्य अस्थिकाय क्यों है? तो इन सब प्रश्नों को लेके इसका प्रश्न भी है, उत्तर भी है। तो हम सीधा अपने अगले प्रश्न पे, आज के नए प्रश्न पे चलते हैं। आप सब अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए, पीडीएफ रूप में या वैसे हार्ड कॉपी में। पेज नंबर है पेज नंबर 13, और वहां पे प्रश्न नंबर है 52, 52। तो 52 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है। आपने 5 द्रव्यों को अस्थिकाय कहा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इनको अस्थिकाय कहा, लेकिन काल ने ऐसा क्या किया कि काल को आपने अस्थिकाय नहीं कहा। तो काय, हमने काल को अस्थिकाय इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो अस्थिकाय नहीं है। क्योंकि अस्थिकाय की जो परिभाषा है वो काल द्रव्य में नहीं बैठती है। हमने कहा काय माने क्या होता है? बहुप्रदेशी, मतलब एक से ज्यादा प्रदेश होना, या कहें कि 2 या 2 से अधिक प्रदेश होना, उसे कहा जाएगा बहुप्रदेशी। लेकिन जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य तो एक प्रदेशी है। क्या कहा? काल द्रव्य तो एक प्रदेशी है, और अस्थिकाय उसे कहा जाता है जो बहुप्रदेशी हो। हमने ये कहाँ पढ़ा कि काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है? याद कीजिए, कहाँ कहा था? जब हमने चर्चा की थी पहले के प्रश्नों की कि जीव, पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या है, तब मैंने आपको बताया था कि काल द्रव्य कैसा है, वो एक प्रदेशी है। अब काल द्रव्य जब स्वयं एक प्रदेशी है, अपने एक प्रदेश में ही रहता है, तो वो बहुप्रदेशी कैसे हो सकता है? मतलब अपना एरिया नहीं बढ़ा सकता। वो एक प्रदेश में रहता है तो एक प्रदेश में ही रहेगा। और ऐसे ये काल द्रव्य कहाँ रहता है?
काल द्रव्य पूरे लोक में रहता है, पूरे लोक में असंख्यात प्रदेश हैं, तो ये काल द्रव्य भी संख्या की अपेक्षा असंख्यात हैं, अपने अपने स्थान की अपेक्षा एक एक हैं। काल द्रव्य वैसे असंख्यात हैं, लेकिन क्षेत्र पूछा जाए तो एक एक प्रदेश पे एक एक काल द्रव्य स्थित है। ग्रंथों में उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए, जैसे ये पूरा 3 लोक है, 3 लोक में रत्न भर दिए जाए तो रत्नों की राशि के समान ये पूरे लोक में काल द्रव्य विद्यमान है। रत्नों की राशि के समान ये पूरे काल द्रव्य पूरे लोक में विद्यमान है। एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न यही रखा कि काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है, तो उत्तर क्या दिया कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसीलिए वह अस्थिकाय नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिसको एक प्रदेशी कहा जाता है उसका एक और नाम होता है। जो एक प्रदेशी होता है उसका दूसरा नाम क्या है? अप्रदेशी। मतलब जो एक प्रदेशी होता है उसको अप्रदेशी भी जिनागम में कहा गया है, क्योंकि एक की संख्या जिनागम में गिनी नहीं जाती है। गिनी कैसे नहीं जाती है? मतलब एक को नहीं होने के बराबर ही गिना जाता है। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ कक्षा वाला, आज वो फिर उदाहरण यहीं पे फिर से याद, प्रासंगिक उदाहरण है इसलिए फिर से देता हूँ कि जब क्लास में कम बच्चे आया करते हैं तो कहा जाता है कि आज बच्चे ही नहीं आए हैं। बच्चे आए हैं उसके बावजूद भी कह दिया जाता है जब संख्या कम हो तो आज तो बच्चे ही नहीं आए थे। जैसे रोज इस क्लास में 10-15 लोग जुड़ते हैं, मैं कहूं कि 2 लोग थे आज बस क्लास में, तो 2 लोग को क्या कहूंगा? कोई मेरे से पूछा क्लास में कितने लोग थे, तो आज तो कोई नहीं था, आज तो मैं अकेला ही था। ऐसे कथन भी कर दिए जाते हैं। मतलब जो अकेला होता है उसको ऐसा कह दिया जाता है। ऐसे ही काल द्रव्य एक प्रदेशी है तो उसका एक दूसरा नाम है अप्रदेशी। इसलिए काल द्रव्य अप्रदेशी है, इसीलिए वो अस्थिकाय नहीं है, लेकिन काल द्रव्य की अस्थि जरूर है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर का, 53 नंबर का प्रश्न क्या है? पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है। देखिए अब कितने कॉमन सेंस के और इंटेलिजेंस के प्रश्न आ रहे हैं। अगर हमने पुद्गल द्रव्य को पहले अगर अच्छी तरह पढ़ा हो तो ये हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए था। प्रश्न कितना बढ़िया है कि पुद्गल द्रव्य भी तो एक प्रदेशी है, फिर भी वह अस्थिकाय में आपने उसको क्यों कहा? जब पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी है तो उसको आपने अस्थिकाय में क्यों गिना? उसको भी आपको अस्थिकाय में नहीं गिनना चाहिए था। तो अस्थिकाय बस 4 द्रव्य होते, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। और अगर कहा जाता अस्थिकाय में 2 द्रव्य कौन नहीं है? पुद्गल और अपना काल। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कहा? हमने पुद्गल को अस्थिकाय में क्यों गिना? क्योंकि अगर देखें तो हम परमाणु की अपेक्षा बात करें, हमने पुद्गल की जब परिभाषा देखी तो पुद्गल के 2 भेद किए थे, परमाणु और स्कंद। तो जो परमाणु था, परमाणु का मतलब क्या था? जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता, अर्थात जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसा सूक्ष्म, मतलब की तरीके से कहा जाता है इकाई। प्रत्येक चीज की इकाई होती है, इकाई माने उसको नापने की यूनिट। तो जैसे कि पुद्गल की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है परमाणु। तो अब वो परमाणु कहाँ रहता है? तो प्रदेश में रहता है। एक प्रदेश में रहता है तो एक परमाणु है, तो सबसे छोटा है वो एक प्रदेशी है। जो एक परमाणु है वो एक प्रदेशी है, उसके बावजूद भी आपने उसको बहुप्रदेशी में क्यों गिना? तो उत्तर देखिए कितना बढ़िया उत्तर है। आप भी थोड़ा मन में सोचिए क्यों कहा। मैं उत्तर पढ़ता हूं इसका यहाँ पे। यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, प्रश्न देखिए, उत्तर देखिए, यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। आप सही कह रहे हैं, मतलब प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल सटीक किया है। प्रश्न तो आपका बिल्कुल ठीक है, जैसे टोडरमल जी की शैली, टोडरमल जी स्वयं प्रश्न रखते हैं और उसका स्वयं उत्तर देते हैं। उनकी शैली क्या है? सबसे पहले वे क्या कहते हैं? तुमने जो कहा तो ठीक, परंतु, मतलब सामने वाले की बात को काटेंगे नहीं, गलत नहीं कहेंगे। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। हाँ, पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, वो पुद्गल प्रदेशी जो परमाणु रूप में होता है वो एक प्रदेशी होता है, उसको हमें अस्थिकाय में नहीं लेना चाहिए था। आपने इतना कहा तो सही, लेकिन एक बार बात तो सुनो। जब हम पूरी बात को जानेंगे तो जो हमारे सारे प्रश्न हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, फिर भी, जैसे टोडरमल जी का परंतु,
कहा जाता है जैसे टोडरमल जी के परंतु को जिसने समझ लिया उसने टोडरमल जी के शैली को समझ लिया। मतलब कि परंतु उसमें इतना जरूरी है, परंतु के बाद की बात और परंतु के पहले की बात समझने योग्य होती है। ऐसे यहाँ पे फिर भी से पहले की बात और फिर भी के बाद की बात समझनी बहुत योग्य है। शैली है ये समझाने की कि सामने वाला दुखी भी ना हो या सामने वाले की बात को काटा भी ना जाए और अपनी बात उसको सुना दी जाए। कितना अच्छा तरीका है। मतलब कि अपना काम भी करवा लो, अपना काम करवाओ, लेकिन कैसे? बहुत चतुराई से। सामने वाले को गलत मत कहो, एकदम नहीं कह देते नहीं तो मजा नहीं आता। तुम जिस अपेक्षा से कह रहे हो उस अपेक्षा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बार शांत चित्त से सुनो तो शांत चित्त से क्या सुनने के लिए कह रहे हैं? फिर भी उसमें स्कंद रूप होकर बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। किसमें शक्ति है? उस पुद्गल परमाणु में। वो एक पुद्गल परमाणु, हमने जब पुद्गल स्कंद की बात की थी तो हमने कहा था जो भी हमें आंखों से दिखाई देता है वो सब क्या है? वो सब स्कंद है। फिर मैंने उस दिन, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था मैं परमाणु को नहीं मानता, मैं परमाणु को नहीं मानता, तो आप बताइए आप मुझे परमाणु को कैसे कहेंगे कि आप मानिए कि परमाणु होता है? तो मैंने कहा था हमें स्कंद दिखाई देता है। स्कंद की रचना कैसे हुई है? परमाणु मिल मिल के, जब सारे परमाणु मिले तो ही तो स्कंद बना। स्कंद और क्या है? परमाणुओं का समूह। जब सारे परमाणु आके मिल जाते हैं तो उसको ही हम स्कंद कह देते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब स्कंद ही है। तो वो परमाणु उसकी बात कर रहे हैं कि वैसे प्रत्येक परमाणु में शक्ति है कि वो स्कंद रूप हो सकता है। क्या कहा? कि फिर भी उसमें स्कंद रूप होकर बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। हुआ नहीं है। पूरे जगत में, पूरे 3 लोक में ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु हैं जो आज तक स्कंद नहीं हुए हैं, ना आगे होने वाले हैं, लेकिन उनमें भी ऐसी शक्ति है कि वो स्कंद रूप हो सकते हैं। क्या शक्ति है? अब आप लोग कहेंगे ऐसी क्या शक्ति जिसका काम ही ना है? ऐसी बहुत शक्तियां होती है जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही पुद्गल में एक ऐसी शक्ति है कि वो स्कंद रूप हो सकता है। वो पुद्गल परमाणु स्कंद रूप हो सकता है, उसके बावजूद भी जो पर पुद्गल है हमने उसको अस्थिकाय कह दिया। शक्ति की अपेक्षा उसमें शक्ति है स्कंद रूप होने की, इसकी अपेक्षा हमने उस पुद्गल द्रव्य को कह दिया कि वो अस्थिकाय है। आगे लिखा कि इसीलिए उपचार से उसको अस्थिकाय कह दिया जाता है। अगर पुद्गल परमाणु की बात की जाए तो पुद्गल परमाणु अपने में देखा जाए तो अप्रदेशी है, एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें स्कंद रूप होने की शक्ति है, हर समय विद्यमान है। जो पुद्गल परमाणु अनादिकाल से अनंत काल तक परमाणु रूप ही रहने वाले हैं, उनमें भी शक्ति है। तो उन पुद्गल परमाणुओं को भी उपचार से कहा जाता है कि वे अस्थिकाय हैं, वे बहुप्रदेशी हैं। क्या कहा? वो बहुप्रदेशी हैं। जैसे हम आगे, अगर आगे के प्रश्नों में समझेंगे, भव्य जीव, भव्य जीव के भी बहुत प्रकार होते हैं। एक भव्य जीव, भव्य मतलब क्या होता है? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ ऐसे भव्य जीव हैं जिनमें योग्यता तो है प्राप्त करने की, लेकिन वे कभी नहीं करेंगे। मतलब कि भव्य होते हुए भी अभव्य के समान रहेंगे। मतलब शक्ति तो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करने की, लेकिन कभी भी उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। अब आप लोग कहें कि ये कैसी शक्ति है जिसका कभी? हाँ हाँ भैया, ऐसी शक्ति है। अब भव्य भव्य जीव के भी प्रकार हैं। दूरानुदूर भव्य, वो दूरानुदूर हाँ। भव्य जो इतने दूर है कि कभी भव्य की ओर आएंगे ही नहीं, कभी उनको सम्यक तो होगा ही नहीं, लेकिन शक्ति है, शक्ति का अंश पाया जाता है। यहाँ पे शक्ति की मतलब कि शक्ति की व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। शक्ति की व्यक्ति माने शक्ति की अभिव्यक्ति। हर पुद्गल परमाणु की शक्ति व्यक्त होके ही आप उसको मानो कि ये बहुप्रदेशी है, ऐसा नहीं। यहाँ पे तो कह रहे हैं जो पुद्गल परमाणु परमाणु रूपी हैं वे भी अस्थिकाय उपचार से हैं, क्योंकि उनमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। बहुप्रदेशी, वो बहुप्रदेशी हो सकते हैं, उनमें अनेक प्रदेश हो सकते हैं। तो उसकी अपेक्षा उपचार से कह दिया जाता है कि वो पुद्गल, जो पुद्गल परमाणु है वो भी बहुप्रदेशी है, वो अस्थिकाय है। आपका जो कहना था कि वो अस्थिकाय में हमें नहीं लेना चाहिए था, तो आपका कहना बिल्कुल गलत था।
यहाँ पे ऐसा इस प्रश्न पे सिद्ध किया गया है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है शक्ति, मतलब हो सकता है, उसका अर्थ है हो सकता है। चलिए अभी दो प्रश्न देखे, 52 नंबर का और 53 नंबर का। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। आज हम ज्यादा प्रश्नों पे चर्चा नहीं करेंगे, आज हम बस मात्र दो प्रश्नों पे डिटेल से चर्चा और करेंगे, जिससे आगे का जो स्वरूप है वो आगे नया चालू हो जाएगा। आदिति जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप वो हम बाद में पूछ लेंगे एक बार के क्लास के अंत में। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 54 नंबर का, जो कहता है कि प्रदेश किसे कहते हैं। हम इतने समय से प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, प्रदेश प्रदेश प्रदेश, कब से कर रहे हैं प्रदेश की चर्चा? जब हमने देखा था कि प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, उस प्रश्न से लेके प्रदेश शब्द आया जा रहा है कि प्रदेश 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 की असंख्यात लोग प्रदेश। तो ये प्रदेश होता क्या है, प्रदेश की परिभाषा क्या है? तो उसी परिभाषा को समझाने के लिए, प्रदेश को समझाने के लिए अगला प्रश्न प्रदेश के ऊपर ही आधारित है। 54 नंबर का प्रश्न कि प्रदेश किसे कहते हैं। क्या कहा, प्रदेश किसे कहते हैं? अपने शब्दों में हमें समझना हो तो कह सकते हैं जो एरिया है, उस एरिया को हम प्रदेश कह सकते हैं। एरिया माने जितनी जगह घेरी जाती है वो प्रदेश। अब शास्त्रों में कैसी परिभाषा दी गई है हम उसको समझते हैं एक बार। तो एक बार इसके उत्तर को पढ़ते हैं, फिर उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। उत्तर, प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर, आकाश के जितने भाग को, आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। क्या कहा, आकाश के, आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। मतलब एक परमाणु जितनी जगह घेरता है वो प्रदेश है। क्योंकि प्रदेश एक ऐसी संरचना है, एक बार इन परिभाषाओं को थोड़ा टटोलिए, आगे पीछे से देखिए इन परिभाषाओं को। प्रदेश को प्रदेश से नहीं समझाया, प्रदेश को समझाया पुद्गल परमाणु के आधार से। क्योंकि प्रदेश इतनी सूक्ष्म रचना है, इतनी सूक्ष्म रचना है कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते उसको समझाने का प्रयास किया गया है। एक तरीके से ये सीधा केवल ज्ञान की बातें हैं, जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है उस प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। और सोचो, इस प्रदेश को समझाने का उदाहरण भी किसको बनाया, मतलब कि आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, और पुद्गल परमाणु को समझा के उस प्रदेश को समझाया गया। गजब की बात तो ये है कि ना हमें प्रदेश दिखता है ना हमें पुद्गल परमाणु दिखता है, लेकिन हमारी वाणी की कमजोरी कहें, हमारे ज्ञान की कमजोरी कहें कि हम प्रदेश को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इतनी सूक्ष्म रचना है वो। और उसको समझाने के लिए सहारा लिया पुद्गल परमाणु का। और ये पुद्गल परमाणु कैसा है कि उस पुद्गल परमाणु को भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सोचिए वो कितनी सूक्ष्म रचना होगी प्रदेश की। एक तरीके से यहाँ पे सारी इकाई बताई जा रही है कि इकाई क्या है, जैन दर्शन की इकाई क्या है। जैसे कि हम बात करें अपन इकाई, पैसों की इकाई क्या है, पैसों की इकाई क्या है, हर चीज की इकाई की बात की जाती है। हम काल की अपेक्षा इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई जैन दर्शन की क्या है? सबसे छोटी काल की अपेक्षा कोई इकाई है तो वो है एक समय। क्या है? एक समय, सबसे छोटी से छोटी इकाई काल की अपेक्षा। यहाँ पे हम क्षेत्र की अपेक्षा बात करें तो क्षेत्र की अपेक्षा सबसे छोटी इकाई है तो ये प्रदेश, क्योंकि सबसे छोटी, जिसको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। यहाँ इसकी और परिभाषा ऐसी भी मिलती है कि आकाश के जितने अंश को, या कहें कि आकाश के जितने अंश को जो सबसे छोटा पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, ये एक तरीके से यूनिट है, मापने का तरीका है कि प्रदेश क्या है। आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, सब एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने योग्य विषय है। ये जो प्रदेश है, प्रदेश हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, ना हमें पुद्गल परमाणु अपनी आंखों से दिखाई देते। एक तरीके से पुद्गल परमाणु का आधार बना के हमें प्रदेश समझाया जा रहा है। अब यहाँ पे समझने योग्य बात क्या है
आकाश की अवगाहन शक्ति को एक बार टटोल के देखिए कि आकाश में कितनी अवगाहन शक्ति है। आकाश के एक एक प्रदेश में एक एक परमाणु तो आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा कि एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरे उसको एक प्रदेश कहते हैं। मतलब एक पुद्गल परमाणु इज इक्वल्स टू एक प्रदेश, लेकिन एक प्रदेश में मात्र इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक पुद्गल परमाणु को घेरे। एक प्रदेश में, एक आकाश के एक प्रदेश में इतनी क्षमता है कि वो 3 लोक के सारे प्रदेश, सारे पुद्गल परमाणु मिल जाएं तो उसको भी वो जगह दे सकता है, वो आकाश का एक प्रदेश। हम शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति। अभी हमने पहले प्रश्न में चर्चा की शक्ति कि जैसे हर उद्गल परमाणु में स्कंद रूप होने की शक्ति है, ऐसे ही आकाश की अवगाहन शक्ति को देखिए कि आकाश के एक एक प्रदेश में कितनी अवगाहन शक्ति है, अर्थात वो जगह कितनों को दे सकता है। आकाश द्रव्य का जो एक प्रदेश है वो मात्र एक को जगह नहीं देता, वो ऐसे अनंत परमाणुओं को जगह दे सकता है। सोचिए, एक प्रदेश जो इतना छोटा है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसको आधार बना के कहा जा रहा है पुद्गल परमाणु के आधार से प्रदेश समझाया जा रहा है, उस एक प्रदेश में 3 लोग। कल्पना करके देखिए, एक बार आंख बंद कीजिए, जो हम देखते हैं वो पहला प्रश्न याद कीजिए यूनिवर्स का, विश्व किसे कहते हैं। सब हमने बताया था कि विश्व, जिसको हम विश्व कहते हैं, वो कुछ विश्व नहीं है। हम बात कर रहे हैं 3 लोग की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 लोग की। 3 लोग के सारे प्रदेश, क्या बात हो रही है, 3 लोग के सारे जो पुद्गल परमाणु हैं वो मिल जाए तो वो कहाँ रह सकते हैं, एक प्रदेश में रह सकते हैं। ये पुद्गलों की विशेष संरचना है। जैसे जीव में तो एक संकोच विस्तार की शक्ति होती है, यहाँ पे पुद्गलों में संकोच विस्तार की शक्ति नहीं कह रहे, पुद्गलों में ऐसी शक्ति है सूक्ष्म और स्थूल होने की, कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार धारण कर सकते हैं और स्थूल से स्थूल आकार भी धारण कर सकते हैं। ये एक प्रदेश में इतनी क्षमता है। अगर थोड़ा उदाहरण से हम समझे, थोड़ा आसान हो समझने के लिए, क्योंकि हमारी कल्पना इतनी नहीं है कि हम पूरे 3 लोग को देख लें या पूरे एक प्रदेश को देख लें। समझने के लिए कहें कि आपका एक बहुत बड़ा घर, जिस हम घर में रहते हैं, आप लोग कितने रहते हैं, हम अपने घर में 6 लोग रहते हैं। मम्मी पापा दादा दादी मैं और मेरी बहन, हम 6 लोग रहते हैं। हमारे घर में इतनी क्षमता है कि वो 50 लोग, उस घर में 50 लोग भी रह सकते हैं। मतलब कि हम रहते तो अपने घर में 6 लोग हैं, 6 लोग होते हुए भी घर में इतनी क्षमता है कि वो 6 लोगों के साथ 6 और जोड़ सकता है, 6 के साथ और 6 जोड़ सकता है, 36 रख सकता है, 100 रख सकता है, क्योंकि उसकी जगह इतनी है कि वो इतना स्थान दे सकता है ये घर। जैसे अपने घर में कभी शादी हो तो शादियों के माहौल में हमें पता लगता है, जब घर पे मेहमान आते हैं तो मेहमान आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, कमरे में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। अब घर इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, घर तो उतना ही था, लेकिन लोगों के कारण इतना बड़ा लगने लगा कि इस कमरे को खोल के देखे तो इसमें 10 लोग बैठे हैं, इसमें बैठे हैं तो इसमें 10 लोग, इसमें देखे तो इसमें 10 लोग। और अगर देखा जाए तो रहते कितने थे, पहले रहते बस 6 लोग थे। ये क्या है, मतलब कि घर की अवगाहन शक्ति देखिए। उदाहरण के लिए ऐसे ही एक प्रदेश की अवगाहन शक्ति देखिए कि एक प्रदेश में रहने को एक पुद्गल परमाणु भी रह सकता है, और रहने को उसमें 3 लोग के पूरे पुद्गल परमाणु भी उसमें रह सकते हैं। जैसे आप इतने बड़े घर में एक अकेले भी रह सकते हैं, रहने को अकेले रह सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, और रहने को हम 50 भी रह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि अभी जब अगला प्रश्न पढ़ेंगे तो हमारे मन में थोड़ी शंकाएं होंगी, इसलिए इस विषय को पूरा क्लियर कर लीजिए, हम आगे विषय अपने को नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, यहाँ पे समझाने की दृष्टि से हमें कहा जा रहा है कि एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उतना प्रदेश है, लेकिन उस प्रदेश में मात्र एक पुद्गल परमाणु को रखने की क्षमता नहीं है, उसमें ऐसे जगत के अनंत परमाणुओं को रखने की क्षमता है, रखता भी है। देखते हैं अभी कैसे अनंत परमाणु भी वो एक प्रदेश कैसे रख लेता है। चलिए, इस पे तो बहुत चर्चा हुई। अब जो हमारा प्रश्न आगे होगा थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जो हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रहेगा, तो ज़्यादा आकुलता नहीं हो, बहुत समझने योग्य विषय है हमारे सारे, क्योंकि ये जो विषय है ना, द्रव्य गुण पर्याय, शास्त्रों में इसकी बहुत ऊहापोह की गई है, मतलब बहुत चर्चा की गई है।
बहुत टीकाएं लिखी गई हैं, बहुत विस्तार किया गया है मात्र इस द्रव्य गुण पर्याय पे, क्योंकि ये बिल्कुल दार्शनिक विषय है। अन्य मत में भी बहुत चर्चा की गई है, अन्य दार्शनिकों ने द्रव्य गुण पर्याय पे चर्चा की है कि द्रव्य क्या होता है, गुण पर्याय क्या होता है, प्रदेश क्या होता है। तो समझने वाला दार्शनिक विषय है। थोड़ा जैसा दार्शनिक अपनी दृष्टि को खोल के रखता है, अपनी दृष्टि कमजोर नहीं करता, नैरो माइंड नहीं करता, थोड़ी दृष्टि बड़ी करता है, थोड़ा व्यापक करता है। व्यापक करनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम केवल ज्ञान की बातों को समझ रहे हैं। वो केवल ज्ञान की बातें हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में आसानी से नहीं आ सकती, क्योंकि केवल ज्ञान की बातें भैया केवल ज्ञान में आएंगी। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की इतनी क्षमता नहीं है कि वो केवल ज्ञान के बराबर जानने लग जाए, लेकिन हम उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात केवल ज्ञान में जैसा तत्व निरूपित किया गया है, उस सूक्ष्म, उस छोटी से छोटी रचना को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न छयो द्रव्यों पे ही आधारित, छयो द्रव्यों के प्रदेशों पे आधारित है। हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 क्या है? किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? प्रश्न क्या है? किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? क्योंकि मुझे तो इस विषय में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हम छह द्रव्यों पे बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने संख्या की अपेक्षा छह द्रव्यों को देखा, फिर हमने उनके क्षेत्र की अपेक्षा छह द्रव्यों को देखा, अब हम छह द्रव्यों को जानने जा रहे हैं उनकी प्रदेश की अपेक्षा। और हम प्रदेश को जान चुके हैं कि प्रदेश क्या होता है। प्रदेश की परिभाषा को ध्यान रखिए जब हम एक एक आगे पढ़ते जाएंगे। तो प्रदेश किसे कहा था? आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरे उसे प्रदेश कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं। तो देखिए उत्तर, जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। क्या कहा? जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। मतलब जो जीव द्रव्य है उसके कितने प्रदेश हैं? वो असंख्यात प्रदेशी है। एक जीव, हमारी आत्मा, जीव इधर मतलब इधर आत्मा हम अर्थ समझें, तो इस आत्मा के कितने प्रदेश हैं? तो आत्मा के कहा असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा है। आत्मा के जितने प्रदेश हैं तो टोटल मिला के कितने हैं? संख्या असंख्यात। तीन संख्या है, तीन संख्याओं के बारे में छह द्रव्यों में पूरी चर्चा आ जाएगी प्रदेशों में। संख्यात, असंख्यात और अनंत, इन तीन से बाहर कोई संख्या नहीं होती। संख्यात, असंख्यात, अनंत, इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जीव में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और लोकाकाश में कितने प्रदेश होते हैं? तो उत्तर आया कि असंख्यात प्रदेश होते हैं। जीव द्रव्य जो अपनी भगवान आत्मा है उसमें कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेशी अपनी भगवान आत्मा है। और इस असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा में एक ऐसी संकोच विस्तार की शक्ति है कि वो जिस देह में जाती है उस देह के आकार रूप हो जाती है, और चाहे तो वो तीन लोक के बराबर आकार भी धारण कर सकती है, क्योंकि उसमें एक संकोच विस्तार की शक्ति पाई जाती है। यहाँ पे लिखा कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को असंख्यात प्रदेश समझाने के लिए शास्त्रों में क्या उदाहरण दिया कि जैसे कि तिल में तेल व्याप्त रहता है, तिल में जैसे हर पूरे तिल में जैसे तेल व्याप्त रहता है, ऐसे तीनों लोकों में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य व्याप्त है। और जो वो जो अधर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य व्याप्त है वो असंख्यात प्रदेशी है। क्यों? क्योंकि तीन लोक असंख्यात प्रदेशी है, पूरा तीन लोक असंख्यात प्रदेशी है। तो अपना जो ये क्या कहते हैं धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये भी असंख्यात प्रदेशी है। फिर आगे क्या लिखा कि आकाश द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। क्या ऐसा लिखा? थोड़ा मैच कीजिए जो जो पुस्तक से पढ़ रहे हैं। क्या लिखा? आकाश द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी लिखा या लोकाकाश को असंख्यात प्रदेशी लिखा? तो ध्यान से पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि हमने देखा था जब हमने आकाश द्रव्य को पढ़ा था तो हमने उसके भेद समझे थे। वैसे तो आकाश द्रव्य एक अखंड है, लेकिन छह द्रव्य के पाए जाने से और नहीं पाए जाने से उसके दो भेद बन जाते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश में, पूरे लोकाकाश में, पूरा लोकाकाश कितना प्रदेशी? तो कहा कितना प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी। तो उसके अंदर आकाश भी कितना होगा? असंख्यात प्रदेशी। और बात की जाए अलोकाकाश की,
आगे आएगा। बात की जाए अलोकाकाश की, तो अलोकाकाश कितना प्रदेशी? अनंत प्रदेशी। एक तरीके से सामूहिक रूप में अगर हम आकाश द्रव्य को देखेंगे तो सामूहिक रूप में आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। जब हम लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसा भेद करके समझेंगे तो लोकाकाश है अपना असंख्यात प्रदेशी और अलोकाकाश है अनंत प्रदेशी। कितना है? अनंत प्रदेशी। तो यहाँ पे जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश के प्रदेश तो हमें बता दिए। अब किसकी बारी है? अब पुद्गल की बारी। अब पुद्गल को समझते हैं। मतलब जो सारे एक साथ थे, क्रम भंग करके जो सारे सबकी संख्या एक जैसी थी उनको एक साथ बता दिया। अब क्रम प्राप्त होता है पुद्गल द्रव्य का। पुद्गल के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? परमाणु और स्कंद। परमाणु को बाद में समझेंगे, पहले स्कंद के प्रदेश समझते हैं कि स्कंद में कितने प्रदेश होते हैं। तो पढ़ते हैं दूसरी पंक्ति। पुद्गल स्कंद के संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। मतलब पुद्गल परमाणु के प्रदेश कितने? संख्यात प्रदेश भी हो सकते हैं, असंख्यात प्रदेश भी हो सकते हैं, और तो और अनंत प्रदेश भी इस पुद्गल स्कंद के हो सकते हैं। याद रखिए स्कंद की चर्चा चल रही है। पुद्गल स्कंद संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। इस जो मैंने पॉइंट बोला इस पर थोड़ा विचारिए, क्योंकि इस पे मैंने बहुत सोचा कि पुद्गल स्कंद अनंत प्रदेशी कैसे हो सकता है। थोड़ा सोच के देखिए, एक पुद्गल स्कंद अनंत प्रदेशी कैसे हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ। अगर आपके मन में थोड़ी जिज्ञासा ना उठी हो तो प्रश्न सुन के आप जरूर कंफ्यूज होगे। हाँ भैया प्रश्न तो बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या है कि अपना पूरा तीन लोक कितना, पूरे तीन लोक में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं एक पुद्गल स्कंद की, और वो पुद्गल स्कंद कहाँ रहता है? वो श्लोक में रहता है। मतलब एक पुद्गल स्कंद असंख्यात प्रदेशी लोक में रहता है। अब मेरा यहाँ पे प्रश्न है, एक अनंत प्रदेशी, यहाँ पे लिखा ना पुद्गल स्कंद संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी होते हैं। तो जो अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद है वो पूरे में कैसे रह सकता है? मतलब अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद ये असंख्यात लोक में कैसे रह सकता है? थोड़े सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए। अनंत प्रदेशी, कंफ्यूज के क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं आपके सामने, इसका उत्तर भी दूंगा। अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद के लिए तो अनंत प्रदेश चाहिए पड़ेंगे हमें। बिना अनंत प्रदेश के कैसे रह सकता है? एक तरीके से यहाँ पे तो अगर ऐसा हो गया कि अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद के लिए वो पुद्गल स्कंद लोक के बाहर अलोक में भी जाएगा फिर तो। मतलब एक पुद्गल स्कंद ही इतना बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये छोटे से छोटा पुद्गल स्कंद, ये पुद्गल स्कंद है ये अनंत प्रदेशी है और ये रहता असंख्यात लोक में, मतलब असंख्यात प्रदेशी लोक में रहता है। क्योंकि लोक कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। मेरा प्रश्न समझ में आया? हाँ। एक अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद ऐसा ऐसा असंख्यात प्रदेशी पुद्गल असंख्यात प्रदेशी लोक में कैसे रहता होगा? थोड़ा सोच के देखिए। थोड़े मन में हो रही है कि हाँ कैसे रह सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शायद आचार्यों ने गलत लिख दिया होगा। लेकिन एक बार थोड़ी अपनी बुद्धि को टटोलिए। हो सकता है हमें लगे कि आचार्य ने गलत लिख दिया, लेकिन आचार्यों ने कुछ गलत नहीं लिखा है। आचार्यों ने बिल्कुल सही लिखा है, हमारे समझने में फेर होता है। मेरे मन में भी ये प्रश्न उठा जब मैं फिर से मैंने इसको पढ़ा, क्या सच्ची में अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद असंख्यात लोक में कैसे रह सकता है? मैंने कह दिया नहीं रह सकता। लेकिन जब और पढ़ा तो पता लगा रह सकता है। कैसे रह सकता है? क्योंकि अभी अभी मैंने प्रदेशों की संख्या बताई, हमने प्रदेश की परिभाषा अभी अभी देखी। वो एक प्रदेश, जो हम जिस प्रदेश की हमने चर्चा की, वो एक प्रदेश, उस एक प्रदेश में रहने को एक पुद्गल स्कंद भी रह सकता है, एक पुद्गल परमाणु भी रह सकता है, और रहने को तीन लोक के परमाणु भी उसमें रह सकते हैं। मतलब कि आकाश की अवगाहन शक्ति ऐसी है कि वो अधिक परमाणुओं को भी जगह दे सकता है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं ये जितने भी अनंत प्रदेशी हैं, अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद हैं, वो सब रहते असंख्यात में ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनंत प्रदेशी तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे। मतलब कि पूरे तीनों पे लगाइए,
संख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कंद, संख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कंद संख्यात प्रदेशी होता है, असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कंद असंख्यात प्रदेशी होता है, और अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद अनंत प्रदेशी होता है। रहता असंख्यात लोक में ही है, लेकिन उसके बावजूद भी आकाश की ऐसी विशेष अवगाहन शक्ति है कि वो एक प्रदेश में भी बहुतों को जगह दे सकता है। जैसे हमने उदाहरण समझा, एक ही घर में अनेक लोग रह सकते हैं, उसी उदाहरण पे हम ऐसे देखें कि सारे, अगर थोड़ा और देखें, हम इसको देखें कि एक एक पुद्गल परमाणु है, जो अगर एक एक पुद्गल परमाणु एक एक प्रदेश पे रहता तो पूरा भर जाता। वो एक ही पुद्गल स्कंद जो अनंत प्रदेशी होता, उससे पूरा 3 लोग भर जाता, दूसरा पुद्गल ही नहीं आ पाता। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि पुद्गल अनंतानंत होते हैं। तो कैसे हैं पुद्गल अनंतानंत? ऐसे हैं कि पुद्गलों में सूक्ष्म स्थूल होने की ऐसी विशेष शक्ति है, आकाश की विशेष अवगाहन शक्ति है, जिसके कारण वो ऐसी जगह प्रदान कर सकता है कि एक ही प्रदेश में बहुत सारे पुद्गल एक साथ आके, पुद्गल कहें या पुद्गल परमाणु कहें, वो एक साथ आके रह सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पुद्गल स्कंद के कितने प्रदेश होते हैं? तो पुद्गल स्कंद के संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, और अनंत प्रदेशी भी वो पुद्गल स्कंद हो सकता है। अब किसकी चर्चा बची? अब बची काल द्रव्य की, कि काल द्रव्य क्या है। अभी बचा, अभी हमने पुद्गल स्कंद देखा, हमारा बचा पुद्गल परमाणु, और बचा काल द्रव्य। आलोकाकाश हम देख ही चुके हैं, आलोकाकाश में अनंत प्रदेश बताए। अब बचा काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु। तो अब तो मैं समझूंगा कि आप खुद ही बता पाएंगे कि ये कितने प्रदेशी हैं। काल द्रव्य कितना प्रदेशी है? तो पहले बता के आए कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है। काल द्रव्य एक प्रदेशी क्यों है? काल द्रव्य एक प्रदेशी क्यों है? क्योंकि वो, उसकी अवगाहन ही ऐसी है कि वो एक प्रदेश में ही आ जाता है। क्योंकि काल द्रव्य की संख्या असंख्यात बताई है, और एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य स्थित है। तो मतलब कितना प्रदेशी हुआ काल द्रव्य? काल द्रव्य हुआ एक प्रदेशी। बात करें पुद्गल परमाणु की, तो पुद्गल परमाणु कितना प्रदेशी है? इसकी चर्चा अभी हमने प्रदेश में की। प्रदेश की परिभाषा से ही आपको पुद्गल परमाणु का एक प्रदेशीपना पता लग जाएगा। वहां पे कहा था कि एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। तो पुद्गल परमाणु कितनी जगह घेरता है? तो पुद्गल परमाणु कितनी जगह घेरता है? तो बताया वो एक प्रदेशी है, वो एक प्रदेश घेरता है। आया हमें समझ में? पूरी द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में चर्चा की, कौन सा द्रव्य कितने प्रदेश घेरता है। तो एक बार संक्षेप से मैं जल्दी से बोलता हूं, पूरे प्रश्न को एक बार दोहराता हूं, आप एक बार नोट कर लीजिए कि जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। पुद्गल स्कंद के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। अर्थात इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश हैं, और काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। मतलब द्रव्य गुण पर्याय को हमने 3 अलग-अलग अपेक्षाओं से समझा। पहली अपेक्षा हमने समझी थी कि संख्या की अपेक्षा। संख्या की अपेक्षा जीव द्रव्य कितने हैं? तो जीव द्रव्य अनंत हैं, संख्या की अपेक्षा। क्षेत्र की अपेक्षा पूछा जाए तो 3 लोक में रहते हैं, और अगर पूछा जाए कि प्रदेश की अपेक्षा तो असंख्यात प्रदेशी हैं। ऐसी पुद्गल पे आइए, पुद्गल द्रव्य की संख्या कितनी है? संख्या की अपेक्षा अनंतानंत है पुद्गल द्रव्य। फिर पूछा जाए कि क्षेत्र क्या है? तो 3 लोक में पुद्गल रहते हैं। कहाँ-कहाँ रहते हैं? मतलब कहाँ-कहाँ पुद्गल पाए जाते हैं। और अब पूछा जाए कि प्रदेश कितने हैं पुद्गल के? तो कहते हैं संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत भी हैं, और जो पुद्गल परमाणु है वो एक प्रदेशी है। बात आई अब धर्म द्रव्य की। धर्म द्रव्य की संख्या कितनी? तो धर्म द्रव्य की संख्या 1। पूछा जाए कि उसका क्षेत्र कितना है, कहाँ पाया जाता है? तो कहा जाएगा 3 लोक में पाया जाता है। पूछा जाए आपसे कि उसके प्रदेश कितने हैं, तो कहा जाएगा असंख्यात प्रदेशी है। पूछा जाए अधर्म द्रव्य की संख्या 1, उसका क्षेत्र 3 लोक, और उस और ज्यादा पूछा जाए कि प्रदेश कितने हैं, तो कहा जाएगा संख्यात प्रदेशी। ऐसे ही आकाश द्रव्य पे आइए। आकाश द्रव्य की संख्या कितनी? आकाश द्रव्य की संख्या 1, उसका क्षेत्र पूछा जाए तो लोक अलोक पूरे में आकाश द्रव्य व्याप्त है, संपूर्ण लोक अलोक पूरे में व्याप्त है। और पूछा जाए उसके प्रदेश कितने हैं, तो प्रदेश कहा जाएंगे कि आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत हैं, लोकाकाश की अपेक्षा असंख्यात हैं,
लोकाकाश की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश हैं और अलोकाकाश की अपेक्षा से उसके अनंत प्रदेश हैं। फिर अगली आखिरी द्रव्य हमारा काल द्रव्य। काल द्रव्य की संख्या पूछी जाए तो काल द्रव्य संख्या में असंख्यात हैं। अगर पूछा जाए क्षेत्र क्या है तो क्षेत्र ये पूरा 3 लोक है। कितना है? लोकाकाश के एक-एक प्रदेश उसका क्षेत्र है। और पूछा जाए कि ये काल द्रव्य की प्रदेश कितने हैं तो प्रदेश बताए जाएंगे कि ये एक प्रदेशी है। तो मतलब कितनी अलग-अलग अपेक्षाओं से हम इस द्रव्य गुण पर्याय को समझ सकते हैं। मैंने पहले भी इनके बहुत भेद बताए हैं कि इन 6 द्रव्यों को हम पंचास्त्रिकाय के रूप में समझ सकते हैं। हम इन 6 द्रव्यों को समझने चाहें तो मूर्तिक अमूर्तिक में समझ सकते हैं, रूपी अरूपी में समझ सकते हैं और भी ऐसे कई तरीकों से हम इन 6 द्रव्यों को समझ सकते हैं। तो आज हमने चर्चा पूरी की इन 6 द्रव्यों की कि 6 द्रव्य होते क्या हैं, उसके बारे में पूरा विचार किया अभी तक की कक्षाओं में। आज हमारी पूरी 20 क्लास पूरी हो गई हैं। 20 क्लास में हमने द्रव्य गुण पर्याय को जितना हमने प्रयास किया उतना जानने का पूरी कोशिश की। आगे के प्रश्न बढ़ते जाएँगे। थोड़ी गंभीरता आप लोगों की चाहिए। हम जैसे-जैसे बिल्कुल सावधान होके बैठें। कक्षा के प्रारंभ में कहा जाता है कि बिल्कुल सावधान। जब मंदिर में होते हैं, मंदिर की पूरी मर्यादा होती है। मंदिर में सब लोग सावधान बैठते हैं। हमें बिल्कुल सावधान, बिल्कुल अच्छी तरह तैयार होके जैसे मंदिर में ही हम स्वाध्याय कर रहे हों, इस प्रकार बैठें और ऐसा स्वाध्याय करें जिससे हमें बाकी चीजें भी समझ में आएंगी। क्या है, हम अपने आसपास का जैसा माहौल बनाते हैं वैसे भाव हमारे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हम पूजन करने जाते हैं तो पूजन धोती दुपट्टा पहन के करते हैं तो विशेष भाव आते हैं और अगर साइड में बैठ के करते हैं तो विशेष भाव आते हैं क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं। हम समझें कि हम मंदिर में ही बैठे हैं तो बिल्कुल सावधान होके जैसे मंदिर में बैठते हैं ऐसे स्वाध्याय करें तो हमें बहुत लाभ होगा इन कक्षाओं का। आगे चर्चा उत्पाद व द्रव्य, आगे विशेष रूप से पर्याय की चर्चा विशेष रूप से की जाएगी। तो ये सब चर्चा भी हम करेंगे और हमें तत्वों को, सिद्धांतों को जानने में और मजा आएगा। तो हम इन सिद्धांतों को जानें और ज्यादा जानें, इनके बारे में बार-बार चिंतन करें। कुछ समझ में ना आए तो बाद में पूछें, बाद में कक्षा के जो मैंने नंबर दे रखा है उसमें पूछें। और जो कक्षाएँ रह गई हैं, धीरे-धीरे यूट्यूब पे डलती जाएँगी, तो आप उसको वहाँ से भी सुन सकते हैं, तो वहाँ से भी सुनें। इसलिए अभी की बात को मैं यहीं से पूरी करता हूँ और कल सुबह की कक्षा जो रहती है, वो यथा समय 8:30 बजे रहेगी, तो उसमें भी जुड़ें। अभी सब अपने ही स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।